आपके साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, आज मैं बरेली के सर्किट हाउस में साथ में है शोषित, वंचित और पिछड़ा समाज की आवाज़ मुखर करने वाले सोहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री संकल्प मोर्चा के संयोजक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। साथियों, आज बहुत इच्छाएं थी मेरी सर से मिलने की और मेरी पूरी हो रही हैं। मेरी व्यक्तिगत इच्छाएं भी थी, चैनल के लिए तो मिलना ही था। मैं कुछ मुद्दे उठाकर लाया हूं और ये वो मुद्दे हैं जिन पर सर को मैंने बहुत मुखरता से सुना है। आज आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से उन्हीं मुद्दों को मैं उठा रहा हूं और उसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि सर आपने जो राजनीति की शुरुआत की थी माननीय काशीराम जी के साथ की थी, या दूसरे शब्दों में कहें तो बहुजनवाद की राजनीति से आपने शुरुआत की थी राजनीति। आज के समय में आप बहुजनवाद को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम सबकी बात तो नहीं करते। हम गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर, महाराजा सुहेलदेव, माननीय कांशीराम जी के विचारों पर ही हम आंदोलन को चलाए। हम गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो देश में अधिकार से वंचित हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं। सर बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को मैं देख भी पा रहा हूँ। इसके साथ साथ एक और बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहते हुए आपको कई बार मैंने सुना है, बहुत मुखरता से आप बात रखते हैं। आपके दो चार मैं उदाहरण देता हूँ आपके बयानों के, जिनमें ये ताज़ा बयान है कि बेटियों को लाइसेंसी हथियार मिलना चाहिए, साथ ही साथ टीम सिटी की जगह नौजवानों को रोज़गार दिया जाए। ऐसी बात आपने कही है, ये बहुत मुखरता से कही है। इन्हीं के साथ साथ हाथरस जैसी घटनाएं, बलिया जैसी घटनाएं, आजमगढ़ जैसी घटनाएं, इनके ऊपर आपका क्या कहना है और इस पर आप सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सरकार से मांग करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस करे पाले। जो सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? हाथरस की घटना आपने किया, जो भी विपक्ष का नेता वहाँ गया, आपने देखा कि राहुल जी के साथ, प्रियंका जी के साथ जो बदतमीजी हुई, आपके जयंत चौधरी गए जो उनके साथ बदतमीजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, आपके संजय सिंह गए उनके ऊपर जिस तरह की बदसलूकी हुई, जो भी पार्टी के लोग गए उनके ऊपर लाठीचार्ज, मारपीट, तमाम तरह के उपद्रव। और वहीं अपराधियों को बचाने के लिए बीजेपी के साथ, भारतीय झूठ पार्टी जिसको हम कहते हैं, उसकी साथ पंचायत हो रही है। वहाँ न कोरोना है, न 144 धारा लागू होती है। खाली लागू कहाँ होती है? विपक्ष के ऊपर। सत्ता पक्ष अपराधियों के साथ खड़ा है, अपराधियों को बचाने के लिए। हाथरस के मामले पर रोज उनके नए बयान आते रहे, मतलब हाई कोर्ट तक उनको सरकार को लताड़ा। 2:30 बजे रात आप लाश क्यों जला दिए? हाई कोर्ट ने कहा, लेकिन इस सरकार को कोई मतलब नहीं है कुछ भी कहे। अभी देखिए बलिया की घटना, एक बाल की हत्या होती है और अपराधी दिन में पुलिस उसको पकड़ती है, जिप्सी में बैठाती है, लेके जाती है, रास्ते में ऊपर से फोन आ रहा है, छोड़ दिया जा रहा है, और सरकार सस्पेंशन और इनाम अपराधियों पर। जब अधिकारी जो निर्दोष है उसको सस्पेंड करना और अधिकारी के नाम पर, अपराधी के नाम पर उसको जो है इनाम घोषित कर देना। अरे उसको निपटाओ, हिम्मत हो तो। अभी उसका ऑडियो, उस अपराधी का ऑडियो मैं सुना दूंगा आपको। उस अपराधी ने दरोगा से कहा, जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल किया, ऐसे व्यक्ति को तो देशद्रोह का मुकदमा लिख करके उसको जेल में भेजना चाहिए। जिस तरह की भाषा वो बोल रहा है, ऐसे अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? बीजेपी। जो कि बीजेपी का नेता है, कुछ भी करे, हत्या करे, लूट करे, बलात्कार करे, वो सब सही है। आपने देखा अभी स्वामी चिन्मयानंद जी का, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो रेप की घटना लड़की के साथ होती है, लड़की जेल में होती है और ये जमानत हो जाती है। वहीं उन्नाव में देखिए सेंगर जी का, लड़की के परिवार के 4 लोग मर जाते हैं, इनकी बेल हो जाती है। वहीं आप देखिए देवेंद्र सिंह डिप्टी एसपी, जो संलिप्त है
आतंकवादी गतिविधियों में, उसकी बेल बीजेपी करा देती है। बीजेपी एक ऐसी मशीन बना रखी है, वॉशिंग मशीन, इधर से अपराधी हिलाती है और उधर से एकदम क्लीन चिट होकर निकल जाते हैं। ये है बीजेपी का कल्चर। सर आपकी बातों से एक बात निकल कर आई, और इस बात को मैंने टीवी पर न्यूज़ देखते टाइम भी देखा था। एक टीवी न्यूज़ एंकर ने जब वहाँ पर पुलिस वालों से कहा, हाथरस की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो गांव में जाना चाह रहे थे और वो रोक रहे थे पुलिस वाले। उसने कहा कि आप मुझे कोई ऐसा ऑर्डर दिखाइए कि जाने से रोका जा रहा हो। उनका कहना था कि ऊपर से मना किया गया। और आपने भी इस बात का भी जिक्र किया कि वहाँ पर जो अभी बलिया में घटना हुई, अपराधी को पकड़ने के बाद एक फ़ोन ऊपर से आता है और छोड़ दिया जाता है। सर ये ऊपर का कनेक्शन कुछ समझना देखिए, चाहूँगा। मैं आपको साफ साफ समझा दूं, प्रतापगढ़ में वहाँ सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा पटेलों को बहुत बुरी तरह मारा गया, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए, नंगे, मतलब कि अब कितना जघन्य काम था। उस घटना को जब हम लोगों ने सुना तो मैं, बाबू सिंह कुशवाहा, श्रीमती कृष्णा पटेल, हम लोग गए। तो वहाँ भी हम लोगों के साथ वही घटना, सड़क पर जाम कर दिया गया, सीओ पूरी फोर्स लगा दी गई। मैं भी यही सवाल कर रहा था कि आप जाने से क्यों रोक रहे हो। सर इस चीज़ को मैं देख रहा था आपकी। मैंने उनसे पूछा कि आप बताओ, तो कहा कि ऊपर से आदेश आया। तो ऊपर कौन है जी? मुख्यमंत्री का आदेश है, दिखाओ मुझे आदेश। डीएम ने आदेश तुम्हें दिया है, कौन दिया आदेश? ऊपर का आदेश है। तो ऊपर तो बैठा मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री साफ साफ उठा के देखिए, मुख्यमंत्री का खेल, जो प्रदेश का मालिक होता है मुख्यमंत्री, उसी के इशारे पर उत्तर प्रदेश की पुलिस होती है, उनके इशारे पर काम हो रहा है। वहां से फोन आता है कि अपराधी को छोड़ दो, जाने दो, तो जिप्सी से उतार के छोड़ देते हैं। हम लोग जा रहे थे प्रतापगढ़, हम लोग कहाँ हुआ ले लेते, किसी मुसीबत में कोई नेता जा रहा है तो उसका पीड़ा कम करने के लिए, उसके दुख में उसको साहस बढ़ाने के लिए जाता है। आप लगा के फोर्स क्यों नहीं जाने देंगे? कल तेरे साथ यही होगा, देख लेना, मैं गारंटी करता हूँ। 22 में बीजेपी के लोगों के साथ वही हश्र होगा। ये जो तालाब खोदे हैं, पानी भर रहे हैं, उसी पानी में इनको बोर करके विपक्ष मारेगा जो सत्ता में आएगा। सर जैसा कि मैं आजकल न्यूज़ चैनल्स पे देखता हूँ और भी कई जगह से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो मुख्य विपक्षी पार्टियां कही जाती थी अब तक, चाहे बसपा की बात की जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, आज के समय वो लोग बहुत सॉफ्ट कॉर्नर लिए हुए हैं सरकार के पक्ष में, लेकिन आप मुखर होकर बोलते हैं। हमारे पत्रकार भाई ने भी यही बात घुमाकर पूछी, मैं आपको सीधे सीधे पूछता हूँ, क्या ये पार्टियां सत्ता का सुख भोग चुकी हैं और इनकी कुछ ऐसी कारस्तानियां हैं जिनकी वजह से ये नहीं आ पा रही जनता के बीच, या कोई और कारण है कि ये नहीं आ पा रही और आप मुखर होकर बोलते हैं? देखिए, मैंने अभी कहा, शोले फिल्म में एक डायलॉग है, गब्बर सिंह ने कहा जो डर गया वो मर गया है। उसी तरह ये सपा और बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, मैं सदन में रहता था, मेरी पार्टी के 4 एमएलए, 4 एमएलए के अलावा 399 एमएलए एक तरफ होते थे, सत्ता पक्ष के साथ खड़े हो जाते थे। चाहे वो छात्रवृत्ति का सवाल हो, चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो, चाहे आईएएस पीसीएस मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का सवाल हो, किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित के मुद्दे थे, जनता के हित के मुद्दे थे, उन मुद्दों पर भी ये लोग सत्ता पक्ष के साथ खड़े हो जाते थे, कोई साथ नहीं लेता था। ये मुर्दा लोग हैं। मैंने तो दिन बयान दिया था, टीवी में दिन भर चला, कि उत्तर प्रदेश की सदन में जो लोग जीत के गए हैं ये पागल लोग हैं, इनको ज्ञान नहीं है, पीछे सुर्ती मलते हैं। भाई मैं देखा सदन में हूँ, सुर्ती मलते हैं, आगे से हाथ उठ गया तो पूछते क्या बात है, क्या तो हम उठाओ, वो हाथ उठा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग जीत के गए हैं, ये क्या जो समाज का हित करेंगे? ये गुलाम लोग हैं। कल तक अंग्रेजों के गुलाम हम लोग थे, अब नेताओं के गुलाम बना लिया है इन लोगों ने। और जनता बेचारी का दोष नहीं, वो तो जैसे कि किसी कवि ने कहा है ना कि खोज खोज हथियार भगाओ, ऐसे सब कुलायल बा, पता न पावा दियनी के पियनी का सार लुकायल बा। वैसा ही नेता लोग जाके हुआ जो बैठल हुआ, यह दुश्मन हुआ समाज के, और कुछ नहीं है। ये सपा बसपा, ये मुर्दा लोग हैं, इनकी औकात नहीं है। सदन से लेकर सड़क तक मैं देख रहा हूँ, अकेले 4 एमएलए लेके पूरे प्रदेश में हम अधिकार के लिए, सम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं। सर आप लोगों ने वंचितों और बहुजनों की बात के लिए एक मोर्चा बनाया है और उस मोर्चे को नाम दिया है भागीदारी संकल्प मोर्चा। इसके आप संयोजक भी हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि सभी पार्टियां
कुछ जातिगत चीज़ें देखती हैं, कुछ धर्म के हिसाब से चीज़ें देखती हैं और ऐसे उम्मीदवारों को उतार देती हैं जिनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं होता है, सदन में हो या फिर वो क्षेत्र में हो। हम आप लोगों से क्या उम्मीद करें कि 2022 में आप लोग कैसे उम्मीदवारों को टिकट देंगे और आप इस पर क्या सोच कर चल रहे हैं, आपका जो भागीदारी मोर्चा बना है? देखिए, हम दुखी लोग हैं, सताए गए लोग हैं, ये लोग इकट्ठा हुए हैं। जब ये लोग जाएंगे तो अपने दुख के दूर करने के लिए उसको निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराएंगे। हम उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, उसको लागू करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके देश की सरकार से लड़ेंगे कि जनगणना कराओ। जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होगी, इसको हम लड़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के सवाल पे समाजवादी पार्टी बनी, दलितों के सवाल पे समाजवादी बहुजन समाज पार्टी आई, और भाजपा कांग्रेस की हम बात क्या करें, इन लोगों ने भी भेदभाव किया। आज मायावती जी ने तो बहुत अच्छा किया, 300 शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स ISPCS कोचिंग सेंटर बनारस में खोला। कम से कम 300 बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ तो लड़के आगे निकलेंगे, कुछ तो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेंगे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या किए, एक भी कोचिंग बता दे कहीं उत्तर प्रदेश में खोले हो। हम लोग वही काम करेंगे कि जो भी सामान्य वर्ग हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, इनके में गरीबी है, इनके भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इनके बच्चों को निःशुल्क ISPCS मेडिकल इंजीनियरिंग निःशुल्क हम लोगों ने भी ट्रेनिंग सेंटर, इनको कोचिंग सेंटर खोल के देंगे। सर, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछूंगा और 2 ज्वलंत मुद्दे हैं इस समय, उनकी बात जरूर करूंगा। अभी आपने जनगणना की बात की, प्रदेश में पशुओं तक की जनगणना की जा रही है, जनगणना में शामिल किया गया पशुओं तक की। लेकिन जो बात आप जैसे राजनेता पहले से उठाते आ रहे हैं, जो पिछड़ों और वंचितों की बात करते हैं कि पिछड़ा वर्ग की आबादी की जनगणना अलग से की जाए, जातिवार गणना कर ली जाए, जिससे कि उनकी संख्या का पता चल जाए, ऐसा कोई कॉलम इसमें नहीं है। इसके साथ दूसरा जो बिंदु है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ वो है पुरानी पेंशन बहाली का। इन दोनों मुद्दों पर आपका जो मोर्चा बना है इसका क्या नजरिया है? फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी जिसे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। इस चीज के लिए सत्ता चाहिए, तभी संभव है। हम काम पे विश्वास करते हैं, इसको जनता चाहती है, हम लोगों को जागृत भी कर रहे हैं। जिस दिन सरकार बन गई उसी दिन प्रधानमंत्री से लड़ाई होगी। ये उत्तर प्रदेश है, 80 MP होते हैं यहाँ से, और लड़ाई 24 करोड़ जनता को लेकर शुरू करेंगे। हाहाकार मचवा दूंगे, जनगणना कराओ, नहीं तो पूरा देश मांग करेगा। अब यही नहीं, पंजाब में माहौल बना दूंगा। हम पंजाब में भी ठीक ठाक हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हम 13 प्रदेशों में इसको ललकार रहे हैं। चल रहे हैं जंतर मंतर पर इसी चीज को लेके। हम 22 नवंबर को जंतर मंतर पर चल रहे हैं, प्रधानमंत्री के वहीं, इसको करो और नहीं तो जहां से आए वहीं पहुंचाएंगे। इस चीज़ को आप जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। सर, एक और मुद्दा है जो इस समय ज्वलंत है, वो है किसानों का मुद्दा। अभी कल एक वीडियो मेरे पास आया पंजाब से, मेरे एक साथी ने भेजा कि बोले इसको अपनी वीडियो में शामिल कीजिए। वहाँ पर एक किसान अपनी तैयार खड़ी धान की फसल को पैरों से जोत दे रहा है। कारण बताता है भाई धान हमारा 800-1000 रुपये में बिक रहा है, जबकि समर्थन मूल्य काफ़ी ज़्यादा है। किसानों की बहुत सारी समस्याएँ हैं, इस समय 3 अध्यादेश भी आए हैं जो कि मेरे हिसाब से तो सही नहीं है किसानों के लिए। राजनीतिक तौर पे आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, किसानों के लिए क्या किया जा सकता है इसमें? देखिए, देश का किसान जब तक 365 दिन होते हैं एक साल में, 364 दिन ही किसान चिल्लाता है। जब किसानों के भविष्य का फैसला करना होता है तो किसान जातियों में बढ़ जाता है, और जातियों में बढ़ के उड़ दे के फिर दूसरे दिन से शुरू करता है कि किसान का मूल्य उचित नहीं मिल रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये शुरू करता है। जब तक कि किसान अपनी खुद लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा। ये जाति में जब तक बढ़ता रहेगा तब तक न्याय नहीं मिलेगा। जहाँ तक सवाल है कृषि बिल का, पार्ले बिस्कुट 5 रुपए का आता है, उस पर रेट लिखा 5 रुपया, ठीक है। दुकानदार से जाके ये 2 रुपया का दीजिए तो नहीं देगा, 3 रुपए का नहीं देगा। उसका बिस्कुट चाहे चूहा खा जाए चाहे वो सड़ जाए, वो तब तक नहीं 5 देगा, तब तक 5 रुपया लेगा नहीं। और किसानों के बिल पे ये सरकार बीजेपी भारती झूठ पार्टी, इन्होंने जो बिल ले आया, हमको तो हंसी आती है
इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने किसान को छूट दे दिया अनाज बेचने के लिए। कहिया रोक रही है बीजेपी के नेताओं? आपके माध्यम से हम इनसे पूछता हूं, कब रोक थी? किसान चाहे मंडी में बेचे, चाहे कह केंद्र में बेचे, चाहे किसी अड़किया के ले जाके बेचे, कोई रोक नहीं थी। लेकिन ये कानून ला करके इसी की आड़ में इन्होंने उद्योगपतियों को छूट दे दिया कालाबाजारी करने के लिए। ये अपना चाहे जितना माल इकट्ठा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, नौजवानों की सरकार नहीं। इस नाते जिनके किसी भी लाए हैं, इनमें बड़ी कमियां हैं। अगर इनको करना है किसानों के हित में, जैसे पार्ले बिस्कुट पे लिखा है, MRP लिखा है ना 5 रुपया, उसी तरह इनके बिल में कहीं यह साबित नहीं है कि किसान का अनाज पैदा होगा तो इस रेट में बिकेगा। वही वजह है कि आज किसान का धान का रेट 1600 कुछ तय है, अब बेच रहा है 900-800 में। गेहूं आज मार्केट में 1500 में बिक रहा है और सरकार रेट तय किया 1900। या सरकार अंधी हो गई है, दिखाई नहीं दे रही है? भूमि बहरी है, इसको सुनाई नहीं दे रहा है, बोली नहीं निकल रही है। ये कौन लोग हैं जो 1500 रुपया खरीद रहे हैं? क्या इन कानून नहीं है संविधान में? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? खाली माइक पे और जबान में और टीवी पे बोलने से नहीं होगा। 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। जिस दिन सत्ता मिले उसी दिन 1 मिनट में मुख्यमंत्री, मैंने देखा TN शेषन को, TN शेषन जैसा ईमानदार अधिकारी निर्वाचन चुनाव करा के दिखा दिया। 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहीं किसी ने बूथ पर नहीं गया। यही दरोगा, यही सिपाही, यही CO बोरा दे के पोस्टर छोड़ा रहे थे, वो था TN शेषन। आज तो जितने लोग आ रहे हैं, ये तो पता नहीं कैसे बैठे हुए लोग हैं। देखिएगा 22 में हम लोग सरकार बना रहे हैं, दिखाएंगे किसानों के हित में कैसे काम होता है, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा। ये भाषण मारते हैं बीजेपी के लोग। अरे दम हो। मैंने देखा है जब ये चीन से ये लड़ाई हुई, हमारे 20 जवान शहीद हुए, प्रधानमंत्री इसके पहले बहुत बोलते थे कि इनको लाल आंख करके दिखाना चाहिए। अरे अगर हिम्मत है, आपने पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक किया, देखे कौआ मारा था। अगर वहां मरे लोग 250-300 आप कहते हो, तो एक भी मुसलमान की कब्रिस्तान में दफनाते हुए दिखाया कभी किसी चैनल ने? नहीं दिखाया। आप अगर वहां सर्जिकल स्ट्राइक करते, कौआ मारते हो, तो यहाँ क्यों नहीं चीन में सर्जिकल स्ट्राइक किए? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सीमा में कोई चीन नहीं घुसा है, हमारी कोई चौकी उसके कब्जे में नहीं है। जब लोकसभा के अंदर पूछा जाता रक्षा मंत्री से, तो रक्षा मंत्री बयान देते हैं कि 38,000 स्क्वायर फीट जमीन चीन कब्जा कर लिया है। तो अब रक्षा मंत्री झूठ बोल रहा है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है? यह सत्य है कि चीन हमारे कब्जे, हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया है। अगर हिम्मत है बीजेपी को, मर्दई है, तो चीन के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखावे, मार के खराब के नहीं है चीन वाले नाम उनके, ये भाग के गुजरात चले जाएंगे। इस नाते ये न किसानों के हित में ये कानून है, न जो ये कानून बनाए हुए हैं। अभी जैसा कि जिक्र भाई कर रहे थे, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, हम लोग यहाँ बतिया रहे हैं, पुलिस आएगी, गिरफ्तार करके लेके चली जाएगी, आपके घर की तलाशी हो जाएगी, कोई मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं, बगैर आदेश के। ये कौन सा कानून? 2022 इनके सारे कानून को ध्वस्त करके रखूंगा, देखिएगा। इनको घमंड है ना, हमको भी घमंड है, हम रहने वाले बनारस के हैं, ठीक है। दुनिया के लोग बनारस जाते हैं, हमारे 50 मोचन है, भूत प्रेत चुड़ैल डाइन बरम, अपने ओझा से पकड़वा के ले जाते हैं तो वहाँ बैठवाते हैं। हम घूम घूम करके बरेली आए हैं हम जाते हैं मुरादाबाद, हम 18 मंडल में जाते हैं। हम कहते हैं अपने लोगों से, देखो भाई, भूत प्रेत चुड़ैल डाइन बरम का चक्कर छोड़ो, अगर आपको सता रहा था पकड़वाओ ओझा से, अब पकड़वा के हमको दे दो, हम ले जाके या तो उसको बैठा देंगे, नहीं बैठेगा तो गंगा जी में बोर के मार डालेंगे, इधर नहीं आएगा। जिस तरह से आपने मिल करके 6-6 महीने का समझौता कर सकते हैं मुख्यमंत्री का, तो आओ हम सब लोग मिलके 1-1 साल का किया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। सभी समाज के लोगों को उसमें आगे आने का मौका मिलेगा। सर, आपने हमें समय दिया और आज